गुड इवनिंग क्लास। आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग वर्ब का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्ब होता क्या है और फिर उसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के वर्ब्स होते हैं और किस किस नाम से जाने जाते हैं। आज सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे की वीडियोज़ में आपको वर्ब से रिलेटेड जो यूजेस होते हैं उसके बारे में आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए आज जुड़िए मुझसे और देखिए वर्ब होता क्या है और वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब को किस किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस तरह से काइंड्स को लेकर भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। और ये जो है ना, जो हमारे है ना हाई स्कूल के बच्चे, उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। आपने लिख रखा है कि वर्ब, ठीक है, वर्ब होता क्या है। मैंने देखिए बगल में लिखा है एक्शन या स्टेट या एग्जिस्टेंस। अगर हम वर्ब की बात करें तो आपने सुना होगा कि एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन सिर्फ एक्शन का मतलब ही वर्ब नहीं होता, बल्कि अगर हम स्टेट यानी अवस्था या हालत की बात करें या एग्जिस्टेंस की बात करें, वो भी हमारा किस नाम से जाना जाता है, वर्ब के नाम से जाना जाता है। समझिएगा बिल्कुल। तो वर्ब का मतलब एक्शन भी होता है और वर्ब का मतलब स्टेट हालत या एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे आप इस तरह से कहें ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? इस सेंटेंस में बात एक्शन की हो रही है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या कहूं? आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, तो इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें एग्जिस्टेंस या स्टेट की बात हो रही है ना, हालत बताई जा रही है, एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है। तो वर्ब का डेफिनेशन आपने हिंदी में कभी पढ़ा होगा कि जिससे किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। यानी होना का मतलब है, यानी कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वो भी हमारा क्या है? वर्ब है। उस चीज को बताने वाला भी जो शब्द होगा वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा? वर्ब के नाम से जाना जाएगा। और जिससे किसी कार्य के करने के बारे में पता चले, जैसे दौड़ना है, उछलना है, कूदना है, इस तरह से अगर आप बात करें तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो देखिए इतना तो हमने जान लिया कि वर्ब का मतलब क्या होता है। या तो एक्शन होता है, एक्शन यानी कार्य, और या फिर उसका मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब स्टेट या एग्जिस्टेंस, यानी किसी चीज का होना मतलब है। जैसे अगर आप ये कहे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो इसमें हैव हमारा क्या है? वर्ब है। ये किसकी बात कर रहा है? एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। लेकिन ये एक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का मतलब कार्य भी होता है और वर्ब का मतलब स्टेट या एग्जिस्टेंस भी होता है, यानी किसी चीज का होना। जैसे आप कहें आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, ही इज अ टीचर, वो टीचर है, तो वो टीचर है। इसमें किसी कार्य के बारे में नहीं पता चल रहा, लेकिन उसकी हालत को हम बता रहे हैं कि वो क्या है, उसके एग्जिस्टेंस को हम बता रहे हैं कि वो क्या है। तो आपने क्या कहा? वो एक टीचर है। बात समझ रहे हैं? तो वर्ब के दोनों मतलब होते हैं। अब देखिए वर्ब के टू काइंड्स आपने लिख रखा है, ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपने लिखा है मेन वर्ब। आज के बाद से आपको वर्ब के काइंड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और वर्ब से रिलेटेड जो भी आगे आप यूजेस पढ़ेंगे या वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आप वर्ब को पहचान रहे होंगे। चलिए देखिए, तो वर्ब के टू काइंड्स आपने लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को आपने सुना होगा कभी, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सिलरीज ही हमारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना होगा हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब सहायक क्रिया, यानी जो मेन वर्ब को सपोर्ट के लिए आता हो, ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और उसी हेल्पिंग वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं। या फिर आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब को वर्ब टू बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कई नाम होते हैं, लेकिन हाँ अभी आपको इतना जानना है कि वर्ब के मेनली टू काइंड्स होते हैं, जिसमें कि एक ऑक्सिलरी कहलाता है जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? मेन वर्ब होता है, जो सेंटेंस में मेन कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। तो वर्ब के मेनली टू काइंड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जैसा कि आपने लिख रखा है। अब देखिए उस हेल्पिंग वर्ब के थ्री काइंड्स होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या मार्जिनल ऑक्सिलरी या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, आपने सबसे पहले क्या लिखा है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं दोज वर्ब्स which are generally used as helping verbs but sometimes are used as main verbs।
यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि आमतौर से क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये वर्ब अपने आप में क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। यानी जहां पर अभी आपने सुना एग्जिस्टेंस की बात होती है या फिर जो है ना स्टेट यानी हालत की आप बात करते हैं, तो वहां पर ये प्राइमरी वर्ब ही होता है जो कि क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। समझिएगा इस बात को, मैंने क्या कहा है ना, प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूं, which are है ना generally used as helping verbs but sometimes are used as main verbs। ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं भाई। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब आपने क्या लिखा है, ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएगा। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होगा which are generally used as helping verbs but sometimes are used as main verb। ऐसे वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं जो कि आमतौर से होता तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कभी वो खुद भी क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप इज एम आर की बात करें तो आप इसे कहाँ यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने अगर लिखा ही इज स्लीपिंग, अगर मैं लिख दूं स्लीपिंग साउंडली, है ना, ही इज स्लीपिंग साउंडली, वो क्या कर रहा है, आराम की नींद सो रहा है। अब यहां पर देखिए इस हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये इस हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं, ही इज अ गुड स्टूडेंट, आपने लिखा ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो क्या है, अच्छा विद्यार्थी है, तो यहां पर इज हमारा क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। बात समझ रहे हैं। तो ये जो इज एम आर है या वॉज वर है या हैव हैज हैड है या डू डज डिड है या बी बीइंग है, जिसको आप प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं, ये होता जरूर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये तब हेल्पिंग वर्ब होता है जब इसे आप टेंस में यूज करते हैं। अगर आपने इसे टेंस में यूज नहीं किया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी आप क्या है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, आप टेंस में जब इसे यूज नहीं करते तो यही इज एम आर, हैव हैज हैड, डू डज डिड हमारा क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। जैसे अगर आप हैव हैज हैड की बात करें, समझिएगा मेरी बात, हैव हैज हैड की बात करें तो इसे हम कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अगर आपने यूं कहा आई हैव टेकन लंच, कि मैंने लंच कर लिया, तो यहाँ पर हैव क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर ये कहें आप आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक क्या है, खूबसूरत सी कार है, लग्जरियस कार, या जो भी आप कहें, तो यहाँ पर हैव क्या बन रहा है, मेन वर्ब बन रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये हैव हैज हैड को अगर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं तब तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन अगर आपने इसे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज नहीं किया है तो यही हैव हैज हैड हमारा क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो प्राइमरी वर्ब दरअसल ऐसे वर्ब को कहते हैं जो कि होता तो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने लिख रखा है विच आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स बट समटाइम्स आर यूज्ड एज मेन वर्ब। यानी होता तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वो कभी कभी क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है, जब उसे आप आउट ऑफ टेंस यूज करते हैं। यानी टेंस के कैटेगरीज में जब आप इन वर्ब्स को इज एम आर, वॉज वर, हैव हैज हैड, डू डज डिड को यूज नहीं करते बल्कि टेंस की कैटेगरी से बाहर आप यूज करते हैं, तो यही इज एम आर, हैव हैज हैड, डू डज डिड हमारा क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। बात समझ रहे भाई। चलिए शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं ना, इसके साथ मेन वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर आप इज एम आर की बात करें, वॉज वर की बात करें, तो इसके साथ आप आईएनजी वाला फॉर्म यूज करते हैं चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। अगर आप हैव हैज हैड की बात करें तो ये परफेक्ट टेंस में आता है, इसके लिए आप क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर आप डू डज डिड की बात करें तो ये प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आता है, जिसके साथ आप क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये जो प्राइमरी वर्ब्स हमारे हैं इसके साथ मेन वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है।
चलिए, तो प्राइमरी वर्ब हमने समझ लिया, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि आमतौर से होते तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब बन जाते हैं वो वर्ब्स। लेकिन वो मेन वर्ब्स तब होते हैं जब उसे टेंस की कैटेगरी से आप बाहर यूज करते हो, जैसा कि आपने लिख रखा है ही इज स्लीपिंग साउंडली, तो ये हमारा क्या है, इज, ही इज स्लीपिंग साउंडली में इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब आपने लिखा है ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर इज हमारा क्या हो रहा है, मेन वर्ब हो रहा है, चूंकि यहाँ पर इज किसकी बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोगों ने प्राइमरी के बारे में जान लिया। अगले वर्ब्स को हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल बेसिक पे बात कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको एक आउटलाइन मिल जाए जब आप वर्ब का आगे चैप्टर पढ़ें, और जब मैं आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊं तो वहां आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने प्राइमरी जान लिया कि वो हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि होता तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। ऐसे वर्ब को, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स को हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं, या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा आपने देखिए लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है भाई, देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे ऑक्सिलरीज को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है ना। यानी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है, इट इज ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, इट इज ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, है ना। टू डिसाइड द मूड ऑफ मेन वर्ब, आप ये कह सकते हैं, टू डिसाइड द मूड ऑफ मेन वर्ब। यानी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है, मैं मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूं, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ये वो वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। लेकिन ये किस तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है, ये वो हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब के साथ आकर, एक्शन वाले वर्ड के साथ आकर उसके मूड को डिसाइड करता है, उसकी अवस्था को डिसाइड करता है। इसी वजह से इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप कैन कुड की बात करें, अगर आप किसी वर्ब के साथ कैन कुड यूज करते हैं तो ये किसकी बात करता है, एबिलिटी की बात करता है। जैसे अगर आपने कहा ही कैन गो देयर, वो वहां जा सकता है, तो ही कैन गो देयर में कैन किसकी बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है, गो के साथ आकर। अगर उसी गो के साथ मैं मे यूज कर लूं, ही मे गो देयर, वो वहां जा सकता है, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। समझिएगा इस बात को। अगर उसी गो के साथ मैं शुड यूज कर लूं तो ये किसकी बात करेगा, सजेशन की बात करेगा, एडवाइस की बात करेगा। अगर आपने यूं कहा ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं जो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल रहा हूं, ही कैन गो देयर, ही मे गो देयर, ही शुड गो देयर, बात समझिएगा। इन सारे सेंटेंस में आपने एक ही वर्ब यूज किया है, गो, और उसी के साथ मॉडल वर्ब आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं। और इस मॉडल वर्ब के अलग अलग यूज होने की वजह से उसका मीनिंग क्या हो रहा है, उसका मूड, उसकी अवस्था क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कि कोई सेंटेंस जो है ना वो योग्यता की बात कर रहा है, अगर आप कैन कुड यूज कर रहे हैं तो वो एबिलिटी की बात कर रहा है, अगर आप मे यूज कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, अगर आप शुड यूज कर रहे हैं तो वो सजेशन की बात कर रहा है, अगर उसी गो के साथ आपने मस्ट यूज कर लिया तो वो कंपल्शन की बात करेगा, मजबूरी की बात करेगा। ठीक है भाई, तो मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मेन वर्ब के साथ आकर उसके मूड को डिसाइड करता है, उसकी अवस्था को तय करता है। इसी वजह से इन हेल्पिंग वर्ब्स को, इन मॉडल ऑक्सिलरीज को हम किस नाम से जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मूड को तय करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये वो वर्ब कहलाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। किस लिए, मेन वर्ब के मूड को डिसाइड करने के लिए, उसकी अवस्था को बताने के लिए। ऐसे ही वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। बाकी यहां पर इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन ले। अभी आपने प्राइमरी के बारे में क्या सुना कि प्राइमरी के साथ जो है ना मेन वर्ब के फॉर्म्स होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी है ना, ये चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे आउट टू हो, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके साथ मेन वर्ब का हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। याद रखिएगा, क्या होता है भाई, फर्स्ट फॉर्म होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, है ना। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कुड के साथ
कोई और फॉर्म लिख दिया जाए, माइट के साथ कोई और फॉर्म लिख दिया जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे सेंटेंस में कैन लिखा हो, चाहे कुड लिखा हो, चाहे मे लिखा हो, चाहे माइट लिखा हो, चाहे शैल लिखा हो, चाहे शुड लिखा हो, चाहे विल लिखा हो, चाहे वुड लिखा हो, चाहे कुछ भी मॉडल ऑक्सिलरी में से लिखा हो, हमेशा इन सारे वर्ब्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसके यूजेस पे बात करेंगे। काइंड्स भी जानना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे एग्जाम में कभी कभी ऐसे वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं ये कौन सा वर्ब है। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, और नीचे भी इसी से मिलता जुलता वर्ड्स है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी कहलाता है, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने उसको नीचे लिख रखा है। हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर और वुड रैदर, ये वर्ड्स भी हमारे क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। तो सिंपली मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के साथ आकर उसके मूड को, उसकी अवस्था को तय करता हो, ऐसे वर्ब को हम क्या किस नाम से जानते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। और जाहिर सी बात है ये मेन वर्ब के मूड को डिसाइड करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में होगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए शायद आपने ये भी समझ लिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके सामने मैं बात करूं मार्जिनल को लेकर। मार्जिनल आखिर में आपने तीसरा जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब के काइंड्स में मार्जिनल लिखा है, उस चीज को भाई आप समझ लें। चलिए देखिए, मार्जिनल में आपने क्या लिखा है? नीड और डेयर। नीड और डेयर हमारा क्या कहलाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी कहलाता है। अब देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब ही होता है किनारे पे होना, यानी ऐसा ऑक्सिलरी जो कि दरअसल ऑक्सिलरी है ही नहीं, वो दरअसल क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन कभी कभी वो ऑक्सिलरी बन जाता है, यानी वो उसके बिल्कुल पड़ोस में खड़ा है। इसी वजह से उसे किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल के नाम से जानते हैं। यानी मार्जिनल का मतलब ही होता है किनारे वाला, बगल वाला। ठीक है, तो नीड और डेयर जो है ये दरअसल अभी आपने जो प्राइमरी वर्ब का डेफिनेशन सुना था इसका उल्टा आप स्टेटमेंट कर दीजिए। यानी मार्जिनल वर्ब का मतलब ये होगा कि ऐसा वर्ब जो होता तो मेन वर्ब है, लेकिन कभी कभी वो क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है ना। ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। बात समझिएगा, यानी उसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दीजिए। मार्जिनल क्या कहलाएगा? which are generally used as main verbs but sometimes are used as helping verbs। यानी मार्जिनल जो होता है वो दरअसल होता तो मेन वर्ब है, लेकिन कभी कभी वो क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। समझिएगा, यानी प्राइमरी वर्ब का जस्ट उल्टा। प्राइमरी में आपने क्या सुना? होता हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है, जबकि मार्जिनल जो होता है वो होता दरअसल मेन वर्ब है, लेकिन कभी कभी वो क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाकी इसके यूजेस को हम लोग इन डिटेल आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे, है ना। जैसे मान लिया जाए आपने कहा आई नीड टू गो देयर, है ना। आपने एक सेंटेंस लिखा आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। तो यहां पर नीड हमारा क्या है? मेन वर्ब है भाई, है ना। लेकिन अगर आपने इसी को इस तरह से लिखा आई नीड नॉट, है ना, आई नीड नॉट गो देयर, यानी मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नीड नॉट आप यूज कर रहे हैं ना, ये नीड नॉट दरअसल क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये नीड नॉट हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो कि किसके इक्विवेलेंट यूज हो रहा है? डू नॉट के बराबर यूज हो रहा है। आई नीड नॉट गो देयर, इसका मतलब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? यानी ये नीड नॉट जो यहाँ पर यूज हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यानी नीड और डेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब तब बनता है जब उसके जस्ट बाद आप क्या करते हैं? नॉट प्लेस करते हैं। यानी सेंटेंस में नीड नॉट लिखते हैं या डेयर नॉट लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि सेंटेंस में सिर्फ नीड और डेयर यूज किया जाता है, तो ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब दरअसल हम ऐसे ही वर्ब को कहते हैं जो होता तो मेन वर्ब है, लेकिन कभी कभी क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं जरूर मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर किया करें ये काम। चलिए,
ताकि आपको भी फायदा पहुंचे और दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। चलिए देखिए, तो मार्जिनल हमने जान लिया कि विच आर जनरली यूज्ड एज मेन वर्ब्स बट समटाइम्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो कभी कभी क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए, आपने मेन वर्ब में टू काइंड्स लिखा है, आपने ट्रांजिटिव वर्ब लिखा है और इनट्रांजिटिव लिखा है। चलिए हम लोग उसे भी समझ लें। इसे मैं रब कर रहा हूं भाई, शायद आपने इतनी देर में लिख लिया होगा, ठीक है। और जो लोग नहीं लिख पाए हैं तो आप मुझे पॉज करके भी लिख सकते हैं, चूंकि मैंने बहुत देर से लिख रखा है इसे, है ना, बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, आप पॉज करके लिख लें। तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाना, प्राइमरी वर्ब को जाना हम लोगों ने, मॉडल ऑक्सिलरी को हम लोगों ने सुना, ठीक है, और फिर हम लोगों ने किसको सुना, मार्जिनल को सुना। अब हम लोग मेन वर्ब में बात करने जा रहे हैं। मेन वर्ब्स आपने सुन लिया था अभी जस्ट शुरुआत में ही कि मेन वर्ब का मतलब ही ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में मेन कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता हो, ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, मेन वर्ब के नाम से जानते हैं भाई। अब देखिए उसके टू काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इसे आक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है, और इंट्रांजिटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, आक्रमक क्रिया कहा जाता है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है a verb which requires an, है ना, a verb which requires an object to, है ना, a verb which requires an object to, है ना, complete its meaning, ठीक है। आपने सेंटेंस क्या लिखा, a verb which requires an object to complete its meaning, है ना, यानी कोई भी ऐसा वर्ब जिसको कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, यानी जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी बात कंप्लीट ना कर सकता हो, ऐसे वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये हुआ a verb which requires an object to complete its meaning या to give its meaning, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। और इंट्रांजिटिव जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा भाई, इंट्रांजिटिव क्या कहलाएगा, a verb which requires, है ना, a verb which requires, sorry, a verb which doesn't require, a verb which doesn't require an object to give its meaning, यानी इंट्रांजिटिव वो वर्ब हमारा कहलाता है जिसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपनी बात क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। अब देखिए ये तो आपने सुन लिया कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये हुआ कि जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहती ही रहती है, यानी जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता ही रहता है, यानी जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी बात को पूरी नहीं कर सकता, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये, यानी जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपनी बात क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अब इतना तो आपने समझ लिया, लेकिन समस्या वहाँ पे आती है कि हम लोग जब सेंटेंस में वर्ब को लिखा हुआ देखते हैं ना, तो वहां पर हम नहीं समझ पाते हैं कि ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या ये वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव है। हम लोगों की दिक्कत ये यहाँ पे होती है कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले ये सोचते हैं कि जहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो वो उसे क्या कह देते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है।
भाई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो जाएगा। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है तो वो सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लेकिन चूंकि जब हम लोग बचपन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब टेंसेस वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर ही हैज इटन, ही इज ईटिंग, दे वर ईटिंग, इस तरह से लिखने को कहा जाता है और हम लिखते हैं और ये हमारा सही भी होता है। लेकिन अगर आप देखें तो दे वर ईटिंग कहना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ही हैज ईटन बिल्कुल गलत होगा। जबकि ये बचपन में हमें कहा जाता है कि भाई ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ही हैज ईटन अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा उसने खा लिया है, ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है। तो अब बात आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब को आप लिखते भी जाएं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप ट्रांजिटिव वर्ब को या इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे, ये एक समस्या होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर यही पहचानने की कमी होने की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर। और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब लिख दिया जाएगा जिसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताएं भाई इसमें कोई एरर है तो एरर बताएं, और एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एरर। जबकि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो मतलब एरर है। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे, समझिएगा इस बात को। मैं इसे रब कर रहा हूं, चलिए शायद आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप लोग, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं जल्दी से, है ना, और जल्दी से आप लिख लें। चलिए देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने मेरे भाई लिखा गया हो, समझिएगा मेरी बात, कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा गया हो और यदि उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है तो ज़रा 1-2 सेकंड वहां पर मौन होकर देखिएगा क्या उस वर्ब के लिए क्वेश्चन मार्क व्हाट या हुम से आता है। अगर ऑब्जेक्ट ना लिखे होने पर फौरन वहां पर प्रश्न उठता हो व्हाट यानी क्या, या फिर प्रश्न उठता हो हुम यानी किससे, समझिएगा। यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान होती है। क्या पहचान होती है भाई ट्रांजिटिव की, कि फौरन क्वेश्चन मार्क आएगा किससे, या तो व्हाट से आएगा या तो हुम से आएगा, समझिएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब लिखा गया है सेंटेंस में और उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है तो फौरन वहां पर प्रश्न किससे आएगा, या तो व्हाट से प्रश्न आएगा या तो हुम से प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर व्हाट या हुम से प्रश्न आ रहा है यानी सवाल आ रहा है तो मतलब वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। जैसे अभी मैंने जस्ट कहा, मैंने अभी कहा ही हैज इटन, सपोज मैंने एक प्रेजेंट परफेक्ट का छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही हैज इटन, उसने खा लिया है, समझिएगा। अब फौरन यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा व्हाट, क्या खा लिया है भाई, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हमें ये बता रहा है कि ये यहाँ पे इट यानी खाना जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया है। बात समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर उस नाउन को आप बताना चाह रहे हैं तो आप उस नाउन को लिख लें, और अगर उस नाउन को नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या करें, प्रोनाउन से काम चला लें। बात समझिएगा। जैसे मान लिया जाए, और देखिए कोई सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट कहलाएगा, जबकि ये सेंटेंस आप अगर देखेंगे तो भाई टेंस के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हमें सही लग रहा है। लेकिन ये इनकरेक्ट इस वजह से है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब लिखा गया है जिसका ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो रहा है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से और देखिए दूसरा सेंटेंस, जैसे मान लिया जाए आपने कहा ही वॉज, अगर मैं कह दूं टॉकिंग, वो बात कर रहा था, फौरन यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा किससे, हुम, यानी किससे बात कर रहा था। यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या है, व्हाट, किस क्या खा रहा, क्या खाया है उसने भाई, और दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, हुम, किससे। यानी आपको यहां पर कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। बात समझ रहे हैं सब लोग। चलिए, यानी यहां पर आप कुछ भी लिख दें कि ही हैज इटन मैंगोज या बनानास, कुछ भी आपने लिख दिया या फिर आपने इट लिख दिया तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ही वॉज टॉकिंग, इसके आगे आप कोई ऑब्जेक्ट लिख दें, टू हिम या टू हर, वो उससे बात कर रहा था, या टू रमेश या टू मोहन या टू राधा, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तब ही वॉज टॉकिंग अपने मीनिंग को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा।
ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम में जो है ना किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर किसी किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, बाकी आगे की जो यूजेस वगैरह आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से अपनी बात शुरू करी है वर्ब में, और वर्ब में मैं बेसिक से ही सारी बातें आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए देखिए, नमूने के तौर पर आप देखें सेंटेंस किस तरह से पूछा जाता है। जैसे देखिए आपने सेंटेंस यू लिखा, आई गेव हिम अ बुक, है ना, अ मंथ अगो, अ मंथ, है ना, अगो, बट ही डिडंट रिटर्न। आपने एक सेंटेंस लिखा, पढ़कर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपने क्या लिखा? आई गेव हिम अ बुक अ मंथ अगो बट ही डिडंट रिटर्न, यानी मैंने उसे 1 महीने पहले एक किताब दी लेकिन उसने उस किताब को नहीं लौटाया। आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए पढ़िए, आप बार बार पढ़ेंगे आपको सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगेगा। आई गेव हिम अ बुक अ मंथ अगो बट ही डिडंट रिटर्न, मैंने उसे एक किताब 1 महीने पहले दी लेकिन उस किताब को उसने नहीं लौटाया। लेकिन मेरे भाई ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। अब आप कहेंगे कैसे इनकरेक्ट है? तो ये इस तरह से इनकरेक्ट है कि यहाँ पर रिटर्न हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका कि ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या नहीं लौटाया। अब आप कहेंगे कि बुक के लौटाने की बात हो रही है, तो मेरे भाई बुक के लौटाने की बात हो रही है, बिल्कुल सही, लेकिन आप जरा ये भी तो देखें यहाँ पर बट हमारा क्या है? कंजंक्शन है, और इस बट कंजंक्शन से 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? गेव का ऑब्जेक्ट है। पहले वाले सेंटेंस के वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल अलग हो गया। तो इसमें जो वर्ब आ रहा है तो इसका भी तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आप उस नाउन को तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इस रिटर्न के लिए आप यहां पर क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे, तब जाकर ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब को हमें सेंटेंस में लिखकर दिया जाता है, जहां पर हमसे ये कहा जाता है कि बताएं भाई ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है ये सही लिखा है या सही नहीं लिखा है। तो हमेशा आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब लिखा गया हो, है ना, यानी आप ट्रांजिटिव वर्ब को छोड़ें, आप ये देखें कि सेंटेंस में कोई वर्ब यदि बिना ऑब्जेक्ट के लिखा गया हो तो वहां पर रुककर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि क्या वहां पर क्वेश्चन मार्क व्हाट या whom से आ रहा है। यदि क्वेश्चन मार्क व्हाट या whom से आ रहा है मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, और ऑब्जेक्ट ना लिखे होने की वजह से वो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा, और वहां पर आप क्या बताएंगे? एरर बताएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये सबके लिए। तो आज हम लोगों ने वर्ब के काइंड से रिलेटेड बात किया, ठीक है, और अगली क्लास में जब हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे तो वर्ब से रिलेटेड जो वर्ब के यूजेस हैं उन सारे यूजेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। ओके, थैंक यू सब लोग, है ना। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।